साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी यूपीपीएससी 2023 के लिए टेस्ट सीरीज देख रहे हैं और आज के दिन जो टेस्ट हम लोग देखेंगे, ये पीसीएस मंत्रा जो कोचिंग संस्थान है, इनके द्वारा जो टेस्ट सीरीज कराई गई है, उसी में से एक टेस्ट को यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। और ये जो पूरा टेस्ट पेपर है, ये जो आपका कंप्लीट सिलेबस है, उस सिलेबस के हिसाब से इसको तैयार किया गया है। तो इसको हम लोग दो पार्ट में करेंगे। पहले पार्ट में 75 क्वेश्चन को और नेक्स्ट पार्ट में 75 क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो पहले पार्ट में चलते हैं। पहला प्रश्न है आपका कि निरपेक्ष निर्धनता अर्थात एब्सोल्यूट पॉवर्टी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दो कथन दिए गए हैं। पहला, निरपेक्ष निर्धनता से जीवन की बुनियादी सुविधाओं जैसे कि स्वच्छ पेयजल, भोजन या स्वच्छता आदि को मुहैया कराने के लिए पर्याप्त संसाधनों की कमी का पता चलता है। ये कथन आपका सही है। इनमें बताना है कि इनमें से कौन सही है। दूसरा, विश्व बैंक क्रय शक्ति क्षमता पीपीपी के आधार पर प्रतिदिन $2 से कम कमाने वाले व्यक्ति को अत्यंत निर्धन मानता है। देखिए, जो वर्ल्ड बैंक की नई परिभाषा आई है, पहले जो ये था कि $1.9 से कम जो कमाते हैं वो अत्यंत निर्धन माने जाएंगे, परंतु अब जो नई डिफिनीशन आई है उसके अनुसार $2.15 से कम कमाने वाले अर्थात लगभग 166 रुपये से कम कमाने वाले जो व्यक्ति होंगे वो अत्यंत निर्धन माने जाएंगे। तो चूंकि 2.15 तो 2.15 से 2 जो है आपका कम है, तो इस प्रकार से विश्व बैंक क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर प्रतिदिन $2 से कम कमाने वाले व्यक्ति को अत्यंत निर्धन मानेगा। तो ये दोनों कथन आपके सही है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। परंतु आप याद रखिएगा कि जो नई परिभाषा दी गई है उसमें आपका 1.9 नहीं है, अब $2.5 है। आगे चलते हैं। भारत में चालू खाते करंट अकाउंट के संबंध में कौन सा कथन जो है असत्य है चार में। तो चालू खाते में दो प्रकार खाते हैं, दृश्य खाता अर्थात वस्तु व्यापार और अदृश्य खाता अर्थात सेवा व्यापार और विप्रेषण शामिल होते हैं। सही है। दूसरा, भारत के चालू खाते में घाटे के लिए दृश्य खाता अर्थात जो वस्तु व्यापार है मुख्य रूप से उत्तरदायी है। सही है। तीसरा, भारत सेवा व्यापार में घाटे वाला देश नहीं, इसमें अधिशेष वाला देश है, सरप्लस में है यहाँ पर। ठीक है, व्यापार अधिशेष वाला देश है, इसमें लाभ में रहता है। तो आपका सी वाला जो है ये कथन आपका सही नहीं है, जबकि डी, भारत दुनिया का सर्वाधिक विप्रेषण या रिमिटेंस प्राप्त करने वाला देश है, ये सही है। आगे बात करते हैं वेज एंड मीन्स एडवांस के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। दो कथनों में। पहला, वेज एंड मीन्स एडवांस सुविधा आरबीआई द्वारा केवल सार्वजनिक बैंकों को उपलब्ध कराई जाती नहीं, ये जो है केंद्र और राज्य सरकारों को उपलब्ध कराई जाती है। ये आपका 1997 से प्रारंभ किया गया है। तो पहला कथन आपका सही है। दूसरा, इसके तहत आरबीआई रेपो रेट पर ऋण प्रदान करती है, ये भी आपका सही है। तो यहाँ बताना कौन सा असत्य है। तो इसमें जो है आपका पहला वाला असत्य है। ठीक है, क्योंकि इसमें कहा गया है केवल सार्वजनिक बैंकों को, जबकि सार्वजनिक बैंकों को नहीं बल्कि केंद्र और राज्य सरकारों को उपलब्ध कराती है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन एफआरबीएम अधिनियम के संबंध में क्या सही नहीं है। तो पहला, इसे वर्ष 2003 में पारित किया गया, ये कथन सही है। दूसरा, इस अधिनियम के तहत सरकार के राजकोषीय राजस्व घाटे और ऋण जीडीपी अनुपात में कमी लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया, सही है। इस अधिनियम ने राजकोषीय नीतिगत रणनीतिक वक्तव्य को पेश किया जाना अनिवार्य बनाया, ये भी सही है। डी, एन के सिंह की अध्यक्षता में गठित एफआरबीएम समीक्षा समिति ने 31 मार्च 2023 तक राजकोषीय घाटा जीडीपी का 3% करने का लक्ष्य निर्धारित किया है, ये सही नहीं है। ये आपका 3% नहीं है बल्कि 2.5%। राजकोषीय घाटा जीडीपी का 2.5% और राजस्व घाटा जीडीपी का 0.8% और ऋण जीडीपी अनुपात 60% करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो यहाँ पे डी वाला सही नहीं है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ग्रुप 24 का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ग्रुप 24 का मुख्यालय आपका वाशिंगटन डीसी में है। G24 1972 में स्थापित अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक मामलों और विकास पर एक अंतर सरकारी समूह है। इस संगठन का उद्देश्य ब्रेटन वुड्स संस्थाओं के मंच पर होने वाली चर्चाओं तथा निर्णयों में मौद्रिक और विकास संबंधी मुद्दों पर विकासशील देशों के विचारों का प्रतिनिधित्व करना है। केंद्रीय बजट 2023-24 में घोषित अमृतकाल की संकल्पना में शामिल 3 लक्ष्यों में कौन सा शामिल नहीं है। तो इसमें देखिए आपका विकास और रोजगार सृजन शामिल है, परंतु तीव्र विकास दर हासिल करना ये शामिल नहीं है। पहला, विकास और रोजगार सृजन। दूसरा, नागरिकों को अपनी आकांक्षा पूर्ति हेतु पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराना, ये शामिल है। और तीसरा, बृहद आर्थिक स्थिरता को सुदृढ़ करना, ये शामिल है। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय बजट 2023-24 में घोषित 7 प्राथमिकताओं में से किसे नहीं रखा गया है। तो ये जो 7 प्राथमिकताएं हैं, सप्तऋषि कहा गया है। इसमें आपका
युवा शक्ति है, हरित विकास है, वित्तीय क्षेत्र, परंतु गरीबी उन्मूलन इसमें शामिल नहीं है। तो सातों के नाम एक बार सुन लीजिए। इसमें आपकी समावेशी विकास है, अंतिम व्यक्ति तक पहुंच है दूसरा, तीसरा अवसंरचना और निवेश है, चौथा सक्षमता को सामने लाना, पांचवा हरित विकास है, छठा युवा शक्ति है और सातवां वित्तीय क्षेत्र है। आगे चलते हैं। केंद्रीय बजट 2023-24 में पूंजीगत निवेश में कितने प्रतिशत बढ़ोतरी का लक्ष्य रखा गया है? तो 33% का, सॉरी 33 नहीं, 3.3% है ये। एक सेकंड, थोड़ा सा कंफ्यूजन है। केंद्रीय बजट 2023-24 में पूंजीगत निवेश में 33% बढ़ोतरी करके 10 लाख करोड़ रुपए निवेश का लक्ष्य रखा गया है, जो जीडीपी का 3.3% है। ठीक है, आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी की वृद्धि दर कितनी होगी? तो ये जो है आपका 19% होगी। कितनी? 19% होगी। ये लक्षित है। उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में सर्वाधिक समझौता ज्ञापन किस क्षेत्र में हुआ है? तो ये आपका नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में हुआ है। इस क्षेत्र में कुल जितना समझौता ज्ञापन हो उसका 16% अकेले इस क्षेत्र के लिए हुआ है। आगे चलते हैं। यूपी के बुंदेलखंड में स्थापित की जा रही सौर ऊर्जा परियोजनाओं से विद्युत निकासी के लिए किस देश के साथ ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर निर्माण हेतु समझौता किया गया है? तो ये समझौता आपका जर्मनी के साथ में किया गया। इसमें जापान, फ्रांस, यूएसए दिया गया, इनके साथ नहीं बल्कि जर्मनी के साथ किया गया, इसलिए आपका यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा राज्य जैव ऊर्जा नीति कब लागू की गई? तो इसे जो है 2022 में लागू किया गया और यह आगामी 5 वर्षों तक प्रभावी रहेगी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा को विशेषण आहरण अधिकार एसडीआर में सर्वाधिक भारांश दिया गया है? तो इसमें कुल 5 मुद्राओं को शामिल किया गया है, जिसमें अमेरिकी डॉलर को सर्वाधिक भार दिया गया है, भारांश दिया गया है। तो इसमें अमेरिकी डॉलर है, ब्रिटिश पाउंड है और जो अन्य 3 है उसमें जापानी येन, चीनी युआन और यूरो शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं। विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक कौन जारी करता है? तो इसे इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा जारी किया जाता है, जबकि वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता रिपोर्ट जो है वो विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक जो है वो इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट जारी करता है, परंतु वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता रिपोर्ट जो है वो विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा जागरूकता मिशन NIPAM कार्यक्रम किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो इसे वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया है। इस मिशन का उद्देश्य कक्षा 8 से 12 तक के छात्रों में रचनात्मकता और नवाचार की भावना पैदा करना है तथा 1 मिलियन विद्यार्थियों को बौद्धिक संपदा और उसके अधिकारों से संबंधित जागरूकता प्रदान करना है। आगे बढ़ते हैं। स्टार्टअप परिदृश्य में कितने परिसंपत्ति वाले स्टार्टअप को यूनिकॉर्न की संज्ञा दी जाती है? तो $1 बिलियन की परिसंपत्ति वाले स्टार्टअप को यूनिकॉर्न की संज्ञा दी जाती है। वैश्विक स्तर पर यूनिकॉर्न की कुल संख्या के मामले में भारत जो है यूएसए तथा संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद तीसरे नंबर पे है। आगे बढ़ते हैं। बर्नी द्वारा लिखित किस पुस्तक में हजरत मोहम्मद साहब की जीवनी है? तो शहीफ ए नात ए मोहम्मदी में। आगे चलते हैं। किस राजा को दक्षिण का नेपोलियन कहा जाता है? तो देखिए, राजेंद्र प्रथम को, चोल शासक राजेंद्र प्रथम को इतिहासकार स्मिथ महोदय दक्षिण का नेपोलियन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। तो किस सम्राट के समय पहली बार दक्षिण के राज्यों को दिल्ली सल्तनत में मिलाया गया? तो गयासुद्दीन तुगलक के समय में ही पहली बार दक्षिण के राज्यों को दिल्ली सल्तनत में मिलाया गया। दिल्ली सल्तनत से मिलाया जाने वाला दक्षिण का पहला राज्य वारंगल था। निम्नलिखित में से किसने वैष्णव मत का प्रचार करने के लिए नाटकों, आकिया नाट और कीर्तन भक्ति गीत का प्रयोग किया था? तो ये प्रयोग किया था शंकर देव ने। ठीक है, अश्मी कवि शंकर देव ने। इन्होंने असम में एक शरण संप्रदाय की स्थापना की थी। शेर शाह द्वारा चलाया गया चांदी का रुपया कितने ग्रेन का था? तो ये चांदी का जो था ये 180 ग्रेन का था। कितना? 180 ग्रेन का था। ठीक है, स्वर्ण सिक्का या जिसे अशरफ या दिनार कहते थे 167 ग्रेन का, और तांबे का सिक्का या दाम जो था वो 380 ग्रेन का था। मराठों को पहली बार किस मुगल बादशाह के समय उमरा वर्ग में शामिल किया गया? तो जहांगीर के समय में। उमरा अमीर का बहुवचन है, तो इसको देखिए,
उमरा मुगल काल में सामान्यतः उन सभी अधिकारियों के लिए प्रयुक्त होता है जो 1000 या उससे अधिक मनसब के हकदार थे, अर्थात इसमें उच्च वर्ग के सभी अधिकारी सम्मिलित थे। प्रथम बार मराठों को जहांगीर के समय उमरा वर्ग में शामिल किया गया। बंगाल में प्रथम डच फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई? तो इसे पिपली में स्थापित, बंगाल के पिपली में स्थापित किया गया था, लेकिन शीघ्र पिपली की जगह बालासोर फैक्ट्री की स्थापना की गई। आगे चलते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो देखिए, प्लासी का युद्ध से सिराजुद्दौला संबंधित था, सही है। कारवा के युद्ध से मीर कासिम, सही है। बक्सर के युद्ध से मीर कासिम था। ब्लैक होल की घटना से मीर कासिम संबंधित नहीं था। ब्लैक होल की घटना से जो है सिराजुद्दौला जो है ये संबंधित था। ये जो घटना होती है वो 20 जून 1756 को होती है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? जनजाति विद्रोह या आंदोलन और उसके प्रमुख नेता कौन थे? तो देखिए, इसमें कोया विद्रोह 1879 से 80 तक टोम्मा शोरा इसके नेता थे। रंपा विद्रोह 1922 से 1924 अल्लूरी सीताराम राजू इसके नेता थे, सही है। खोंड विद्रोह 1837 से 56 चक्रव्यूही, सही है। खांसी विद्रोह 1821 से 22 माधव सिंह, ये सही नहीं है। खांसी विद्रोह 1829 से 33 गारो और जयंतिया के मध्य स्थित पहाड़ी क्षेत्र में तीरथ सिंह के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था। किसके नेतृत्व में? तीरथ सिंह के, तो डी वाला सही नहीं है। 1857 के विद्रोह की वजह बने एनफील्ड राइफल के प्रयोग से पूर्व भारत में किस राइफल का प्रयोग किया जाता था? तो मॉस्किटो या ब्राउन बैस राइफल का प्रयोग जो है वो किया जाता था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? अधिनियम और लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु। तो देखिए, नेटिव मैरिज एक्ट 1872 जो है ये 16 लड़कियों के विवाह की आयु 16 वर्ष नहीं, यहाँ पे लड़कियों की विवाह की आयु को क्या किया गया था? 14 वर्ष, मतलब 14 वर्ष से कम आयु की लड़कियों का विवाह वर्जित किया गया था। जबकि सम्मित आयु अधिनियम 1891 में 12 वर्ष था। शारदा अधिनियम 1930 में 14 वर्ष। बाल विवाह निरोधक संशोधन अधिनियम 1978 में 18 वर्ष। अगला है, रैयतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था के संबंध में क्या असत्य है? इस व्यवस्था में कुल ब्रिटिश भूक्षेत्र का 51% हिस्सा शामिल था, सही है। थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड इससे संबंधित थे, सही है। उत्तर भारत के संयुक्त प्रांत में भी इस व्यवस्था को लागू किया गया था। उत्तर भारत में के संयुक्त प्रांत में महालवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था लागू की गई थी, तो सी वाला सही नहीं है। बिंगेर तथा गोल्ड स्मिथ द्वारा सन 1836 के बाद से इस व्यवस्था में कुछ सुधार किए गए, सही है। शिमला प्रतिनिधिमंडल, शिमला डिप्यूटेशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? 3 कथन यहाँ पर दिए गए हैं, बताना है कौन सा इसमें से सही है। तो देखिए, इसका नेतृत्व सर सैयद अहमद खान ने किया था, नहीं, ये कथन आपका सही नहीं है। देखिए, वर्ष 1906 में मुस्लिम जमींदारों व मुखियाओं के एक समूह ने आगा खां के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? आगा खां के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल का गठन किया था, जिसने वायसराय लॉर्ड मिंटो से शिमला में मुलाकात की और भारत के मुस्लिम समुदाय को कुछ रियायत देने का अनुरोध किया। तो पहला गलत होगा। दूसरा, इसने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग नहीं की, बिल्कुल की थी, तो ये भी गलत है। तीसरा, पहली बार मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र की मांग इस प्रतिनिधिमंडल के द्वारा प्रस्तावित की गई थी, नहीं, इससे पहले इसकी मांग की गई थी। तो देखिए, 19वीं शताब्दी के अंत में सर सैयद अहमद खान द्वारा द्विराष्ट्र सिद्धांत प्रस्तावित किया गया था और वर्ष 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पहली बार मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र की मांग प्रस्तुत की गई थी, ना कि यहाँ पर। आगे चलते हैं, तो यहाँ पे कोई भी सही नहीं। अगला है, असहयोग आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे 2 कथन दिए गए हैं, बताना है इनमें से कौन सा सही है। पहला, असहयोग आंदोलन जो 1920 में प्रारंभ होता है, असहयोग आंदोलन को वित्त प्रदान करने के लिए तिलक स्वराज कोष की स्थापना की गई, सही है। मिदनापुर और गुंटूर में एक साथ कर विरोधी आंदोलन शुरू हुआ था, ये आपका सही है। तो 2 के दोनों सही, सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। 31 जो है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताना इनमें से कौन सा या से सही। 3 कथन है। जवाहरलाल नेहरू आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल थे सविनय अवज्ञा आंदोलन में, ये कथन आपका सही है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में प्रारंभ किया गया था। सुभाष चंद्र बोस और जे.एम. सेनगुप्ता ने बंगाल कांग्रेस में एक गुट का नेतृत्व किया और सविनय अवज्ञा आंदोलन का संचालन करने के लिए प्रतिद्वंदी संगठनों की स्थापना की थी, ये सही है। पहला सही है, दूसरा सही। तीसरा, गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद अब्बास तैयब जी ने आंदोलन का
आंदोलन में उनका स्थान लिया था, ये भी सही है। तीन के तीनों कथन यहाँ पर सही हैं, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, जवाहरलाल नेहरू जो है इस आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल थे और 17 अप्रैल 1930 को उन्हें नमक कानून का उल्लंघन करने के लिए गिरफ्तार किया गया था। आगे चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन निम्नलिखित में से किस घटना के तुरंत बाद शुरू किया गया था? तो यह जो है आपका क्रिप्स मिशन, जो कि अप्रैल 1942 में आया था, इसकी विफलता के बाद जो है अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? चार में से। तो देखिए, वायसराय की कार्यकारी परिषद के 3 भारतीय सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया था, सही है। भूमिगत रेडियो का संचालन किया गया था, ये भी सही है। वानर सेना और मंजरी सेना का गठन किया गया, ये सही नहीं है। देखिए, वानर सेना और मंजरी सेना का संबंध सविनय अवज्ञा आंदोलन से है, ना कि यहाँ से है, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय में बालकों की वानर सेना तथा बालिकाओं की मंजरी सेना का गठन किया गया था, तो सी वाला सही नहीं है। डी, समानांतर सरकार का गठन किया गया था, ठीक है, जैसे कि आपके उत्तर प्रदेश में बलिया में किया गया था। आगे चलते हैं। आज़ाद हिंद फौज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपके 3 कथन दिए गए, बताना इनमें से कौन सा या से सही है। पहला, इसका विचार सबसे पहले कैप्टन मोहन सिंह ने रखा था, सही है। इसके अधिकांश सैनिक भारतीय युद्धबंदी थे, ये भी सही है। भारत छोड़ो आंदोलन ने इसकी गतिविधि में तेजी ला दी थी, ये भी सही। 3 के तीनों कथन यहाँ पर सही हैं। आगे चलते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जलप्रपात और उससे संबंधित नदी में। तो देखिए, हुंडरू जलप्रपात जो है ये आपका महानदी पर नहीं है, ये झारखंड के सुवर्णरेखा नदी पर है। दूधसागर जलप्रपात मांडवी नदी पर। डुडुमा जलप्रपात मच्छकुंड नदी पर है, मच्छकुंड नदी पर है। और डुडुमा जलप्रपात ध्यान रखिएगा, ये आपका कहाँ पे है? उड़ीसा में है, ठीक है, उड़ीसा में है। जबकि अगला जो है दूधसागर जो है वो गोवा कर्नाटक की सीमा पर है। गोकक जलप्रपात ये घाट प्रभा नदी पर कहाँ पे है? कर्नाटक में। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो देखिए, इसमें कालागढ़ बांध जो है यमुना नदी पर नहीं बल्कि रामगंगा नदी पर है। पोंग बांध व्यास नदी पर है। मेजा बांध कोठारी नदी पर है। अलमट्टी बांध कृष्णा नदी पर है। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा चीन के साथ संलग्न नहीं है? निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा जो है वो चीन के साथ संलग्न नहीं है? तो देखिए, चीन के साथ सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश की सीमा संलग्न है, परंतु त्रिपुरा की सीमा संलग्न नहीं है। चीन की सीमा के साथ 5 राज्य जो हैं वो संलग्न है। इसमें लद्दाख राज्य या केंद्र शासित प्रदेश दोनों, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं? घाटी और राज्य। तो देखिए, जुकू घाटी आपका सिक्किम में नहीं है, नागालैंड में है। जुकू घाटी सिक्किम में नहीं, नागालैंड में है। सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश में है। नेलांग घाटी उत्तराखंड में है। मरखा घाटी जो है आपका लद्दाख में। सिक्किम में कौन सा है? यूथांग घाटी है, यूथांग घाटी है, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? तो देखिए, इन चारों में से छत्तीसगढ़ की सीमा जो है सर्वाधिक राज्यों से स्पर्श करती है। छत्तीसगढ़, देखिए, मध्य प्रदेश की सीमा जो है वो 5 राज्यों से, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र से। जबकि आंध्र प्रदेश की सीमा जो है वो आपकी 5 राज्यों उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु से लगी हुई है। और कर्नाटक राज्य की सीमा 6 राज्यों से, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गोवा, केरल एवं तमिलनाडु से। और छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा 7 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र राज्य से लगी है, तो छत्तीसगढ़ हो जाएगा। निम्नलिखित झील और संबंधित राज्य के संदर्भ में कौन सा सुमेलित है? कौन सा सुमेलित है ये बताना। देखिए, चपनाला झील सिक्किम में नहीं, असम में है, सही नहीं है। नाको झील जो है ये उत्तराखंड नहीं, हिमाचल प्रदेश में है। कालीवेली झील ये तमिलनाडु में, ये सही है। शाला झील मणिपुर में नहीं है, अरुणाचल प्रदेश में है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है कौन सा? तो देखिए, आपका बीटी कल्चर अंगूर की खेती है, पीसी कल्चर मछली पालन, सिल्वी कल्चर जो है ये आपका क्या है? देखिए, ये मुर्गी पालन से संबंधित नहीं है। सिल्वी कल्चर वनों का संरक्षण एवं संवर्धन क्रिया से संबंधित है, तो सी वाला आपका सही नहीं है। मोरी कल्चर सहतूत की कृषि, ये सही है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? चिरबितिया ला ये आपका दर्रा है, ये उत्तराखंड का है। कहाँ का है? उत्तराखंड का, मणिपुर का नहीं है। उत्तराखंड के अंदरों में माना दर्रा, डुंगरी दर्रा इत्यादि आते हैं। जबकि यांगयाप दर्रा अरुणाचल प्रदेश, चांगला दर्रा लद्दाख, यांगची दीवान दर्रा हिमाचल प्रदेश।
अब आगे चलते हैं। निम्नलिखित नदियों एवं उनके उद्गम स्थल से संबंधित राज्य के संदर्भ में कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए, आपका ताप्ती नदी मध्य प्रदेश से निकलती है, गोदावरी महाराष्ट्र है, कावेरी आंध्र प्रदेश से नहीं निकलती है। कावेरी कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी में कुर्ग नामक स्थान से निकलती है, तो कर्नाटक से। तो सी वाला आपका सही नहीं। महानदी जो है छत्तीसगढ़ से निकलती है, सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 3 कथन दिए गए। उपयुक्त कथन निम्नलिखित में से कौन सी चट्टानों से संबंधित है, ये बताना है। 3 चीज़ें बताई गई हैं। ये परतदार चट्टानें होती हैं, इसमें जीवाश्मों का अभाव होता है, और ये आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण चट्टानें हैं। तो ये 3 की तीनों चीज़ें जो हैं वो धारवाड़ क्रम की चट्टानों के संबंध में हैं, तो बी ऑप्शन। आगे बात करते हैं, गंगा नदी की लंबाई के अनुसार राज्यों में प्रवाह का घटता हुआ क्रम क्या है? मतलब सबसे अधिक किस राज्य में है, उसके बाद उससे कम किस राज्य में प्रवाहित होती है, इस क्रम में हमें लगाना है। देखिए, इसमें सबसे अधिक आपका उत्तर प्रदेश में 1140 किलोमीटर लगभग, इसके बाद पश्चिम बंगाल 520 किलोमीटर, बिहार 445 किलोमीटर, और फिर उत्तराखंड आपका है। तो उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तराखंड। निम्नलिखित में से किस झील पर तैरते हुए द्वीप फुंडी पाए जाते हैं? तो ये जो फुंडी हैं आपके लोकटक झील, मणिपुर के लोकटक झील में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग मस्टर्ड गैस बनाने में किया जाता है? तो देखिए, आपका एथिलीन का प्रयोग जो है मस्टर्ड गैस बनाने में किया जाता है। एथिलीन का अन्य प्रयोग फलों को कृत्रिम विधि से पकाने, निश्चेतक के रूप में तथा पॉलीथीन बनाने में भी किया जाता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में से किस धातु को झूठा सोना कहा जाता है? झूठा सोना, तो ये आयरन पायराइड्स को, किसको कहते हैं? आयरन पायराइड्स को कहा जाता है। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो सिल्वर आयोडाइड है, सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग जो है कृत्रिम वर्षा के प्रयोग में लाया जाता है। और जो टाइटेनियम है, इसको रणनीतिक धातु, स्ट्रेटेजिक मेटल की संज्ञा दी जाती है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रकृति में स्वतंत्र रूप से नहीं पाई जाती है? तो सोडियम जो है ये प्रकृति में स्वतंत्र रूप से नहीं पाई जाती है, क्योंकि यह तुरंत दूसरे तत्वों से अपक्रिया करके नया तत्व बना लेती है, जबकि मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम ये प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा या से सही सुमेलित हैं? 3 चीज़ें हैं। तो देखिए, पीला फास्फोरस धूम्र बम, आतिशबाजी, अग्निबम में इस्तेमाल होता है। लाल फास्फोरस माचिस बनाने में होता है। काला फास्फोरस जैव चिकित्सा में होता है। तो 3 की तीनों सही है, डी ऑप्शन। हवाई जहाज का ढांचा बनाने में निम्नलिखित किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें मैग्नीलियम मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है। मोनल मेटल का प्रयोग रासायनिक संयंत्रों में डेल्टा, जो मोनल यहाँ पर है, ये मोनल मेटल, इसका प्रयोग रासायनिक संयंत्रों में डेल्टा मेटल रासायनिक संयंत्रों में, और जबकि डेल्टा मेटल का जो प्रयोग है वाल्व और बेरिंग बनाने में किया जाता है। जबकि जर्मन सिल्वर का प्रयोग बर्तन बनाने में होता है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के कांच का प्रयोग उच्च कोटि के बर्तन व उपकरण बनाने में किया जाता है या उसके बनाए जाते हैं? तो ये है आपका पायरेक्स कांच, ठीक है, पायरेक्स कांच का इस्तेमाल करते हैं। जबकि फ्लिंट कांच का इस्तेमाल लेंस और प्रिज्म बनाने में, क्रुक्स कांच का इस्तेमाल चश्मे का लेंस बनाने में, और क्वार्टेज कांच का इस्तेमाल पराबैंगनी लैंप्स और बल्ब बनाने में होता है। वहीं क्राउन कांच चश्मों के लेंस बनाने में इसका भी होता है, क्रुक्स कांच का भी होता है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं, बताना इनमें से कौन सा सही है। 3 कथन दिए गए हैं। पहला, क्रिप्स प्रस्ताव को उत्तर दिनांकीय पोस्ट डेटेड चेक कहा गया, सही है। अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिनिथगो के समय आया था, ये भी सही है। बेबल योजना 1945 में प्रस्तुत की, ये भी सही है। 3 के तीनों कथन यहाँ पर सही है। अगस्त प्रस्ताव जो 1940 में आया था, इस समय वायसराय लॉर्ड लिनिथगो थे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। 54, निम्नलिखित में से किस वाद में उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा गया? तो ये आपका कहा गया था गोलकनाथवाद में, ठीक है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने उद्देशिका को भारतीय संविधान की मूल आत्मा कहा था। जबकि बेरुवाड़ी वाद में जो है सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया कि उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है। जबकि केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्यवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पूर्व निर्णय को पलटते हुए उद्देशिका को संविधान का भाग माना था। आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद 14 के अंतर्गत प्रदत्त समता का अधिकार निम्न से किसके विरुद्ध प्राप्त है? तो ये जो है कार्यपालिका के कृत्य, मौलिक विधि और प्रक्रिया विधि, इन सभी के विरुद्ध प्राप्त है। तो 55 का डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने विदेश जाने के अधिकार को मूल अधिकार घोषित किया था? तो मेनका गांधी वाद में किया था। मेनका गांधी वाद 1978 में। आगे चलते हैं, भारतीय संविधान में वर्णित
निदेशक तत्व के बारे में बताना है कौन सही है। देखिए, जो नीति निदेशक तत्व हैं ये भाग 4 में उल्लिखित है, सही है। आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ये भी सही है। कल्याणकारी राज्य ढांचा प्रस्तुत करते हैं, ये भी सही है। सबके सब सही है, डी ऑप्शन। भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति निम्न में से किसके समान है? तो इसकी स्थिति जो है ब्रिटेन के राजा के समान है। किसके समान? ब्रिटेन के राजा के समान, परंतु वहाँ वंशानुगत होता है, यहाँ पे वंशानुगत नहीं है। केंद्र सरकार के संबंध में निम्न में से कौन सा कार्य जो है वो भारत के प्रधानमंत्री से संबंधित नहीं है? मंत्रिपरिषद का गठन करना प्रधानमंत्री से संबंधित है। मंत्रियों की नियुक्ति करना उसका काम नहीं है, ये राष्ट्रपति का कार्य है, तो बी वाला आपका सही हो जाएगा। मंत्रियों के विभागों को बंटवारा करना और मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करना प्रधानमंत्री के कार्य है। निम्न में से किस आधार पर किसी संसद सदस्य को निर्हरित डिस्क्वालीफाई घोषित किया जा सकता है? तो देखिए, कोई लाभ का पद धारण करने पर, दिवालिया हो जाने पर, किसी निर्दलीय सदस्य द्वारा किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाने पर वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है, उपयुक्त सभी आधारों पर, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। भारतीय संसदीय समूह का पदेन सभापति कौन होता है? भारतीय संसदीय समूह का, तो ये जो है लोकसभा अध्यक्ष होता है। जब लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त अधिवेशन होती है उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। सरकारी विधेयकों को प्रस्तुत करने के लिए कितने दिन पूर्व सूचना देनी होती है? तो 7 दिन पूर्व सूचना देनी होती है। और किसी गैर सरकारी सदस्य को कोई विधेयक प्रस्तुत करने के लिए कम से कम 1 माह पूर्व सूचना देनी होती है। आगे बात करते हैं। विधान परिषद के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए हैं, बताना उपयुक्त में से कौन सा सही है। विधान परिषद को समाप्त नहीं किया जा सकता किंतु विघटित किया जा सकता है। देखिए, विधान परिषद एक स्थायी सदन है जिसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त किए जाते हैं। विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है किंतु विघटित नहीं किया जा सकता है, तो ये आपका गलत हो गया। वर्तमान में 7 राज्यों में नहीं 6 राज्यों में विधान परिषद का प्रावधान है, तो ये भी गलत हो गया। यह एक अस्थायी सदन नहीं, यह एक स्थायी सदन है, ये भी गलत हो गया, कोई भी सही नहीं है, डी ऑप्शन। अगला है पंचायती राज से संबंधित निम्न समितियों पर विचार कीजिए और उपयुक्त का सही कालक्रम लगाना है हमें। इसमें सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति आती है 1957 में, फिर अशोक मेहता समिति आएगी दूसरे नंबर पे 1977 में, फिर जीबी के राव समिति आएगी, जीबी के राव समिति 1985 में, और फिर LM सिंघवी समिति आएगी 1986 में। तो ये आपका क्या क्रम हो जाएगा? 2 4 2 4 2 4 3 1 2 4 3 1 अर्थात सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। उच्च न्यायालय के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो देखिए, संविधान के अनुच्छेद 214 के अंतर्गत प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा, ये सही है। यह एक अभिलेख न्यायालय है, ये भी सही है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र राज्यपाल को देते हैं? नहीं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र जो है राष्ट्रपति को देते हैं, ठीक है, राज्यपाल को नहीं। तो सी वाला आपका सही नहीं है। और इसे अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करने की शक्ति होती है उच्च न्यायालय को, जबकि रिट जारी करने की शक्ति उच्चतम न्यायालय को आर्टिकल 32 के तहत होती है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। संसद को राज्य सूची की किसी विषय पर कानून बनाने का अधिकार निम्न में से किस स्थिति में प्राप्त होता है? जब देखिए, जब राज्यसभा 2/3 बहुमत से ऐसा प्रस्ताव पारित कर दे, या जब 2 या अधिक राज्य ऐसा प्रस्ताव पारित कर दे, या आपातकाल की स्थिति में। इन तीनों ही दशाओं में प्राप्त होता है, तो डी ऑप्शन। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति एवं कार्यकाल का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 316 में किया गया है। लोक सेवा आयोग का प्रावधान के बारे में जो प्रावधान वो 315 से लेकर के 323 के बीच में है। आगे बात करते हैं, भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का व्यापक रूप से प्रयोग कब आरंभ हुआ? तो इसका प्रयोग जो है 1988 में 15 अक्टूबर, देखिए इसका जो डिजाइन है वो 15 अक्टूबर 1980 को MB हनीफ के द्वारा तैयार किया गया था, और देश में इसका व्यापक रूप से प्रयोग जो है 1988 में किया गया। राज्य विधानसभाओं तथा उनके सदस्यों के संबंध में निम्न में से कौन सा एक युग्म जो है वो सुमेलित नहीं है? राज्य विधानसभा सीटों की, तो देखिए आपका महाराष्ट्र में 228 सीटें हैं, कर्नाटक में 224 सीटें हैं, राजस्थान में 182 नहीं बल्कि 200 सीटें हैं, और 182 कहाँ की है? गुजरात की है। उत्तर प्रदेश में 403 है, तो सी वाला सही नहीं है। अगला है, सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए, बताना उपयुक्त में से कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? सत्य नहीं है बताना है। तो देखिए,
अनुच्छेद 129 के तहत यह एक अभिलेखीय न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय, सही है। अनुच्छेद 32 के तहत इसे मूल अधिकारों के संबंध में रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है, सही है। अनुच्छेद 134 के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है, इसके तहत 134 के तहत नहीं बल्कि 143 के तहत ले सकता है। तो यहाँ पर कौन सत्य नहीं है, तीसरा वाला सत्य नहीं है, तो सी ऑप्शन। निम्न में से किस राष्ट्रपति का निधन उनके कार्यकाल के दौरान हुआ था, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन का। डॉक्टर जाकिर हुसैन ये तीसरे नंबर के राष्ट्रपति थे। इसके अतिरिक्त फखरुद्दीन अली अहमद का भी निधन जो है इनके कार्यकाल के दौरान हुआ था। तो दो लोग क्या, तो डी ऑप्शन हो जाएगा, बी और सी दोनों। आगे चलते हैं। भारतीय संसदात्मक शासन प्रणाली निम्न से किस देश से प्रेरित है, तो ये आपका कहाँ से, ब्रिटेन से प्रेरित है, ठीक है, ब्रिटेन से। अगला है, दो सूचियाँ दी गई हैं, इन्हें हमें सम्मिलित करना है। तो देखिए एक सेकेंड, वेद त्रयी में आपका ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद आते हैं। तो यहाँ पे 3 से मिला दीजिए। स्मृति साहित्य में वेदांग आता है, पुराण, महाकाव्य, धर्मशास्त्र, नीतिशास्त्र आते हैं। तो इसमें रामायण क्या है आपका, एक वेदांग है, महाकाव्य है। तो यहाँ पर 1 से मिला दीजिए। प्रस्थान तयी में उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और गीता आते हैं। तो उपनिषद 4 से मिलाइए, यहाँ पर 1, यहाँ पे 4। स्मृति प्रस्थान में भगवद गीता आता है, तो 2 से मिला दीजिए। तो 3, 1, 4, 2 डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं 74 नंबर क्वेश्चन। निम्न से कौन सा कथन जो है वो सत्य है, तो कौन सा कथन सत्य है, देखिए बागोर जो है भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल है। बागोर जो है ये सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल है, ये आपका कथन सही है, ए ऑप्शन। इसके अतिरिक्त अन्य जो है वो सही नहीं है। बागोर बेलन घाटी के तट पर स्थित है, नहीं। देखिए यह स्थल जो है बनास की सहायक नदी कोठारी पर स्थित है। बागोर का उत्खनन बीबी लाल के निर्देशन में हुआ था, नहीं। इसका उत्खनन जो है डीएन मिश्र के निर्देशन में 1971 में हुआ था, ये भी सही नहीं है। बागोर ने कोई मानव कंकाल नहीं मिले हैं, बिल्कुल मिले, यहाँ से 4 मानव कंकाल मिलने की पुष्टि हुई है। अगला है, निम्न से किस स्थान से पत्थर को गर्म करने वाली अंगीठी प्राप्त हुई है, तो ये कहाँ से प्राप्त हुई है, राखी गढ़ी से। अब आपसे प्रश्न है, आपको बताना है कि ये राखी गढ़ी जो हड़प्पा स्थल है वो किस राज्य में स्थित है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।